इवेंट एंकरिंग में उतना पैसा है अगर किसी को बनना है तो? इवेंट एंकरिंग में पैसा है तो भाई बहुत पैसा है। मास कॉम के बाद आप उस चीज़ के लिए मतलब कैपेबल या एलिजिबल हो जाते हो कि आप किसी चैनल में रेडियो स्टेशन पे जाके बोल सकते हो कि मुझे इंटर्नशिप करनी, क्या यही है? मुझे ऐसा लगता है कि आप बेसिक ग्रेजुएट होने ज़रूरी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है, रेडियो, टेलीविज़न, तो एक बेसिक डिग्री अगर आपके पास मीडिया में होती है तो वो महत्वपूर्ण और अच्छी होती है। कैसा क्यों होता है कि एक आरजे एक बहुत अच्छा इवेंट एंकर भी होता है? ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बेहतरीन और कमाल के आरजे हो तो आप बहुत भयंकर और ताबड़तोड़ एंकर भी होंगे, ज़रूरी नहीं है। बाहर से आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने भी मेरी मम्मी से बहुत सुना है, लेकिन इसमें दादी का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो कैसे चलाना चाहती है उस घर को। और इवन मुझे तो लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं पे ही डिपेंड करता है। अगर वो चाहें तो चीज़ें चेंज कर सकती है, लेकिन क्योंकि दादियों को लगता है कि ये परंपरा है, मैं टूटने नहीं दूंगी, तुझे नीचे ही बैठना है, तुझे घूंघट में ही रहना है, तुझे ऐसे ही काम करना है, तुझे कोई मतलब ऐसा लगता है कि पूरे टाइम समटाइम ऐसा लगता है कि वो किचन के लिए ही बनी हुई थी। मतलब मम्मियों के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर मिसेस मूवी का रिव्यू ही मांग रहे हो तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को रखते हैं ना, वैसे वो अगर अपनी बहुओं को रखने लग जाए, एक्चुअली में बेटी मानने लग जाए ना, तो ये डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है ना। जीन्स पे मुझे पता नहीं कौन सी पाबंदी लग गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब जीन्स नहीं पहननी है। मैंने बहुत सारी महिलाओं से सुनी है कि मुझे बोला है कि साड़ी के साथ तुम सलवार सूट पहन सकती हो, बट जीन्स पहनने के लिए मना किया। मैंने कहा क्यों? आपने बहुत अच्छी बात बोल दी इन सारी बातों क्या के हो बीच गया में। है जीन्स पहनने से? मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक टैबू ही बन गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने शो में जिसका नाम है गपशप विद ज्योति में। और आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो शायद माइक की दुनिया के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो आरजे बनना चाहते हैं या फिर एंकर बनना चाहते हैं। जी हाँ, आज की मेरी गेस्ट हैं आरजे, जो शायद हज़ारों लोगों का दिन बना देती है सुबह सुबह जब भी आप उनकी गुड मॉर्निंग की आवाज़ सुनते हैं। तो चलिए बिना डिले किए मैं वेलकम करती हूँ आरजे पारुल का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच ज्योति फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एक तो शो का नाम बड़ा मुझे पसंद आया, गपशप विद ज्योति, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ आज बहुत सारी गपशप करने के लिए। और देखो तुमने जब इतना हाइप कर ही दिया है मेरा इंट्रो, तो मैं आरजे वाला इंट्रो दे देती हूँ कि जनरली आरजे कैसे बात करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, हंसती हूँ, हंसाती हूँ, बोलती हूँ, बुलवाती हूँ। मैं हूँ आरजे पारुल आपके साथ, और आज ज्योति के साथ भी मिलकर हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। तो आपका सारा ध्यान यही होना चाहिए, बीच में जाओगे नहीं आप, धमकी वाला है ये। ओह माय गॉड, मुझे सीरियसली अभी ऐसा लगा क्योंकि मैं एफएम सुनना बहुत पसंद करती हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कार ड्राइव करते टाइम मतलब अपने हिसाब से ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे फिर म्यूज़िक लगाएंगे, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे को ऐसा होता है अभी किस पे क्या चल रहा है मैं चेक करती हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आया जो भी आपने अभी इंट्रो किया। और अच्छा क्योंकि ना एक टाइम पे जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं टीनेज में थी पारुल, और जब मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्रिएटिव फील्ड में क्या करूं, तो मुझे आरजे बनना था लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो अगर ऐसे मैं आरजे पारुल से पूछूं कि उनको किसने बताया कि एग्जैक्टली रेडियो जॉकी की दुनिया क्या होती है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जिनको बात करने का शौक है उनको अनफॉर्चुनेटली ये लगने लगता है विद टाइम कि हमें आरजे बनना चाहिए। तो ये गलत फहमी अगर लोगों के मन में और दिल में है तो मैं निकालना चाहती हूँ। ओके। मतलब आरजिंग इज़ नॉट अबाउट ओनली टॉकिंग टॉकिंग एंड टॉकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लाइफ में एक अच्छे आरजे बनना चाहते हो, एक अच्छे प्रेजेंटर बनना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। और मतलब अपने इकोसिस्टम को आप कैसा रख रहे हो, मतलब आपके आसपास क्या क्यों कैसे हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको ऑडियंस को देनी है, सिर्फ बात नहीं करनी है। बात करने के लिए तो बहुत माध्यम है, मगर ऐसी बात करनी है जो लोगों के दिल तक पहुँचे, लोगों को अच्छी लगे, लोग शायद आपकी बात सुनकर सीखें, समझें। शायद मुझे ऐसा लगता है वो लोगों को परस्यू करना चाहिए आरजे बनना। अच्छा पारुल, ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा एक आरजे का मूड अच्छा हो। जैसे मैं टीवी एंकर रही हूँ तो मैंने देखा है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमारे इमोशंस एकदम ऐसे चल रहे हो कि यार हमारा मूड हमेशा अच्छा ही है। ऐसे में जब एफएम पे सिर्फ आपकी आवाज़ हमें सुन रही होती है, उस टाइम पे क्या कुछ मैनेज करना होता है, और क्या वो शो स्क्रिप्टेड होता है? कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कैसे बहुत एनर्जी के साथ ऑडियंस को वेलकम करना होता है, वो कैसे होता है? मुझे ऐसा लगता है कि यही खूबसूरती है, यही ब्यूटी है आरजे होने की, कि आप कुछ भी कैसा भी महसूस कर रहे हैं आप बिना किसी जजमेंट के सामने वाले को सुना सकते हो। और शायद लकीली आरजेस के पास वो ऑडियंस के रूप में कान भी होते हैं कि लोग उनकी हर बात को सुनना चाहते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहता हुआ सुना है कि आप तो बोलो बस, अच्छा लग रहा है। तो वो शायद दुख भरी बात हो या खुशी वाली बात हो, तो जब ऑडियंस से इतना सारा प्यार मिलता है ना, और वो अपनापन महसूस होता है बिना देखे, सिर्फ सुन के,
जहाँ पर सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी जा रही है, आप उनकी नहीं सुन रहे हो, बट स्टिल वो प्यार आप महसूस कर पाते हो रेडियो के ज़रिए। तो बस उससे फिर आप सब कुछ कवर अप कर देते हो, सारी एनर्जी, सारा प्यार, सारा दुलार सब मिल जाता है आपको। अच्छा पारुल, क्या आरजे का जॉब जो होता है वो टोटली स्क्रिप्टेड होता है? क्या पारुल जब अपने वर्क स्टेशन पे जाती थी तो क्या सब कुछ ऐसा था कि ये 2 घंटे में आज क्या बात करने वाली हूँ, या क्या टॉपिक होगा, या किस तरह से मैं एंटरटेन करूँगी, वो सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है? जैसे हमें पता नहीं चलता है, जैसे मुझे पर्सनली मुझे भी नहीं पता। डिपेंड्स। अगर आपका रेडियो स्टेशन लाइव शोज करता है तो आप ऑन द स्पॉट बोलते हो, आप ऑन द स्पॉट म्यूजिक प्ले करते हो, आप ऑडियंस की डिमांड पर, लिसनरशिप की डिमांड पर आप गाने प्ले करते हो। मगर बहुत सारे रेडियो स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पे रिकॉर्डेड शोज चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि, और सही भी है कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारी हॉलीडेज ऐसी हैं, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जब आरजे की ज़िंदगी में भी काम आते हैं, तो शायद उस वक्त रिकॉर्डेड शोज चलाना सही बात है। बाकी बहुत सारे रेडियो स्टेशंस ऐसे हैं जो लाइव काम करते हैं, और क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या चल रहा है आज के मौसम में, क्या चल रहा है उनके जीवन में, क्या चल रहा है किसी और के जीवन में, ये ऑन द स्पॉट बात करते हैं। और यही ब्यूटी भी है आरजे होने की, कि सब कुछ स्पॉन्टेनियस है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, सब कुछ अभी बताना है आपको। अच्छा पारुल, पहली बार आपको कब पता चला कि लाइक मैं आरजे बन सकती हूँ, या फिर मेरी आवाज़ उतनी अच्छी है? मतलब जैसे मैं मेरा भी बताऊँ पर्सनली, तो मेरी आवाज़ भी उतनी कोई अच्छी मुझे नहीं लगती थी खुद को। जैसे होता है ना, हमें खुद को पता होता है कि यार नहीं, मेरी आवाज़ बहुत हैवी है, या मैं ऐसे साउंड करती हूँ, और फिर रही कहीं कसर आपके कज़न्स, आपके जो भी फैमिली में भाई बहन होते हैं, वो पूरी कर देते हैं आपको ट्रोल करके, आपको क्रिटिसाइज़ करके, वो टांग खींचने वाला। तो क्या पारुल के साथ ऐसा हुआ है? मतलब अगर आप मेरी आवाज़ सुनो तो शायद लगेगा कि फीमेल अमिताभ बच्चन कोई होता तो शायद वो ऐसे बात मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। मतलब जनरली ऐसा होता है हस्की वॉइसेस वाले लोगों के साथ, या फिर जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा बेस वाली या भारी आवाज़ है, तो अक्सर उनको, जैसे कि आपने मुझे बताया था अभी, कि रानी मुखर्जी वाली आवाज़ कह देते हैं। या फिर मुझे तो इनिशियली ये भी सुनने को मिला है कि यार तेरी कितनी अजीब आवाज़ है, मतलब कितनी मर्दाना है, कैसे, कितनी, मतलब कितनी मैनली वॉइस है। मगर उन सारे लोगों में से कुछ चुनिंदा और सुंदर लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं कि नहीं, यू हैव गॉट सच अ ब्यूटीफुल वॉइस, बहुत बेस है यार, मतलब बहुत सुकून मिलता है यार। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम पूरी रात सुन सकते हैं, ऐसी आवाज़ है। या फिर तुम बात भी करती हो तो फूल झड़ते हैं, इतने सुंदर लोग भी होते हैं जो, क्योंकि मैं यही बोलने वाली, मुझे बहुत प्यारी लग रही है आपकी आवाज़। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि रादर देन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स, मुझे पॉजिटिव लोगों की और अच्छे लोगों की बात सुननी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप जैसे बात करते हो और जैसे रिकॉर्ड करते हो, उसमें रात दिन का अंतर आता है। हाँ। तो शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ रिकॉर्ड करने के बाद कि मेरी आवाज़ शायद सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, आफ्टर रिकॉर्डिंग अच्छी लग रही है। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट दिस, तो मैंने शुरू किया एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट फॉर मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। पहले छोटे छोटे काम किए बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे एड्स बनाए। उसके बाद अलग अलग रेडियो स्टेशंस में बहुत सारी इंटर्नशिप करी। तो वहाँ पे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वही हमसे स्क्रिप्ट लिखवाते थे, वही हमारी वॉइस मॉड्यूलेशंस के अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कराते थे। ओके। तो कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे बहुत सीखने को भी मिला, और मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, अब बारी है जो मुझे करना था उसकी। अच्छा पारुल, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी आरजे ही बनना था, बट वही की किस्मत आपको जहाँ ले जाए, और किसी ने गाइड किया कि मास कॉम कर लो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उस टाइम पे उन्हें कोई सही राह दिखाने वाला नहीं होता, जैसे मुझे भी नहीं पता था। तो ऐसा लगता था कि मास कॉम के बाद आप उस चीज़ के लिए मतलब कैपेबल या एलिजिबल हो जाते हो कि आप किसी चैनल में, रेडियो स्टेशन पे जाके बोल सकते हो कि मुझे इंटर्नशिप करनी, क्या यही है, या कोई और भी कोर्स है अवेलेबल जिसके थ्रू आप आरजे बन सकते हो, या फिर नीड ही नहीं है किसी कोर्स की? मुझे ऐसा लगता है कि आप बेसिक ग्रेजुएट होने ज़रूरी हो, उसके अलावा अगर आप काम करना चाहते हो रेडियो जॉकी की तरह। मगर हाँ, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है रेडियो, टेलीविज़न, तो एक बेसिक डिग्री अगर आपके पास मीडिया में होती है तो वो महत्वपूर्ण और अच्छी होती है। बाकी ऐसा कोई बेसिक और इम्पॉर्टेंट और असेंशियल क्राइटेरिया नहीं है कि आपको अगर ये बनना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। मगर हाँ, वो कहते हैं ना कि मतलब आप अगर रिलेटेबल कोर्स कर रहे हो तो शायद कहीं ना कहीं वो आपके काम ही आता है। तो अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट भी हो, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के सिर्फ स्टूडेंट भी हो, तो आगे आप किसी भी काइंड ऑफ मीडिया के हिस्सा बन सकते हो। आप प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हो, आप डिजिटल मीडिया का हिस्सा होना चाहते हो, तो बस आपके लिए मीडिया स्टूडेंट होना आवश्यक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। चलिए, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता था कि मुझे वो सही टाइम पे पता नहीं चली, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगी। ओके। अच्छा पारुल, क्या कभी
मतलब एज ए विमन ही पूछ लेती हूँ, क्या हर्डल्स देखने पड़े, क्या कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े, मतलब इस वाली जर्नी में, रेडियो जॉकी वाली जर्नी में किस तरह के लोग मिलते हैं आपको, क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस पारुल का रहा है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी फन लविंग है, बहुत कंफर्ट देती है आपको ये जॉब। आई मीन आज अगर सच्ची में मेरा मूड ख़राब है ना तो माइक मेरा दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है। वहाँ पर मैं भर भर के गुस्सा भी निकाल देती हूँ और भर भर के प्यार और दुलार भी दिखा देती हूँ। कभी रोना आता है तो शायद इमोशनल शायरी और पोइट्री भी कह देती हूँ। तो माइक आपका सबसे सुंदर और अच्छा दोस्त हो सकता है अगर आप बनाना चाहते हो तो। ओके। और बात रही हर्डल्स और परेशानी की, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर परेशानी, तकलीफ़ और हर्डल्स नहीं आते। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। और बात रही स्ट्रगल्स की, तो मीडिया स्टूडेंट्स को और मीडिया में जितने भी लोग हैं उनका बेसिक मानना और ये कहना है कि इस फील्ड में जॉब तो है पर पैसा नहीं है। यस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जितने भी यंगस्टर्स को मैं आजकल इस फील्ड में फेम भी बहुत है। हाँ, बट अगेन पैसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद गलत है, शायद गलत है। अगर आपकी अप्रोच सही है, आपने सही प्लेटफॉर्म चुना है अपने हिसाब से, तो फिर ना ही तो पैसे की कमी है, ना ही नाम की कमी है, ना ही किसी और चीज़ की कमी आपको आएगी। और आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रही है कि आप घर बैठकर आपकी आवाज़ से, आपकी शक्ल से, आपके टैलेंट से, आपके स्किल से जितना चाहो उतना कमा सकते हो। ओके। अच्छा पारुल, मैंने देखा है कि जितने भी आरजे होते हैं वो हमेशा इवेंट एंकर में भी उतने ही अच्छे होते हैं। शायद बहुत सारे नाम होंगे मेरे पास जयपुर और कोटा में, कि मैंने देखा है कि वो जितना हमें मज़ा आ रहा है ना एफएम पे सुन के, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा उनको मतलब अपने सामने फिजिकली लाइव देख रहे हैं और वो तब जो भी फन करा रहे हैं उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो इसमें क्या एक कनेक्टिविटी है कि ऐसा क्यों होता है कि एक आरजे एक बहुत अच्छा इवेंट एंकर भी होता है? डिपेंड्स। मैं आपकी बात से शायद सहमत नहीं हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बेहतरीन और कमाल के आरजे हो तो आप बहुत भयंकर और ताबड़तोड़ एंकर भी होंगे। ज़रूरी नहीं है। मतलब शादी एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है और आरजिंग एक बहुत डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। आप अगर आरजे हो तो आपको शायद कभी देश दुनिया में क्या चल रहा है, अगर आज कहीं बाढ़ आई है, कहीं सुनामी आई है, तो वैसा फील देना होगा, वैसी अपनी मॉड्यूलेशंस, वैसी फीलिंग दिखानी होगी। मगर शादियाँ तो मोहताज नहीं है किसी के भी मूड की। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर शादी में एंकर हो तो आपको सबके चेहरे पर इतनी बड़ी वाली स्माइल लेकर रखनी है पूरे इवेंट के दौरान। सामने वाला आपके साथ हंसना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, नाचना चाहिए। मतलब सामने वाला महसूस करना चाहिए कि आप परिवार का हिस्सा हो। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए ये दोनों अलग है। अगर आप तो चलिए मेरा भी आज ये मिथ जो है वो खत्म हो गया। ओके। मतलब आप अगर इवेंट एंकरिंग करते हो तो मतलब आप सामने वाली फैमिली को आप अपनी फैमिली मानो और आप समझें कि कहाँ आपको कैसी बात बोलनी है, कहाँ नहीं बोलनी है। बहुत तरीके हैं। कई बार इंसान फ़न में, मजाक मस्ती में शायद कुछ चीज़ें ऐसी बोल देता है या कुछ चीज़ें ऐसी कर देता है जो सही नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एफर्टलेसली आप मजाक मस्ती भी कर सकते हो, बहुत एफर्टलेसली आप समा भी बांध सकते हो। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो, आप किस तरीके से एंगेज कर रहे हो ऑडियंस। जैसे आपने कहा कि दोनों बहुत डिफरेंट है और मतलब मैं समझ गई, लेकिन पारुल लेकिन किसी भी शादी में सब लोग नहीं होते। मतलब मैं कहूँगी कि अभी ज़रूर एक ट्रेंड चल गया है कि हर किसी को ना एंकर चाहिए अपनी शादी में। जैसे बाकी चीज़ें कंपलसरी है, बिल्कुल वैसे ही कि भैया एंकर भी टाइम पे और अच्छा एंकर बुक होना चाहिए। लेकिन क्या जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बाकी रिलेटिव्स हैं, वो डाइजेस्ट कर पाते हैं और उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इन्जॉय करते हैं उतना, या फिर ये उनको जैसे आपने कहा कि बहुत ज़रूरी होता है एक एंकर के तौर पर या फैमिली मेम्बर की तरह बन जाओ? देखो हर फैमिली में कुछ नकचड़े, कुछ चिड़चिड़ और कुछ सुपर फन, कुछ सुपर एनर्जेटिक, कुछ थमेंगे ही नहीं, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो ये एंकर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइप्स ऑफ लोगों के साथ कैसे डील करना है। बट ट्रस्ट मी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़ोरदार है, बहुत धमाकेदार है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे खुद को शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में। इतनी शादी अटेंड कर चुकी हूँ मैं, इतने टाइप्स के लोगों से मिल चुकी हूँ मैं, इतनी फुल ऑफ मेमोरीज हूँ मैं, इतने फुल ऑफ फन मोमेंट्स हूँ मैं कि शायद अब मैं किसी से बात भी करती हूँ तो ना चाहते हुए भी मैं शादी के कुछ ऐसे हाइलाइट्स और मोमेंट्स सामने वाले को बता देती हूँ कि बात करने वाला इंसान भी मेरे साथ एंजॉय कर रहा होता है वहीं बैठकर। तो इट इज़ टू फन।
अच्छा, इतनी सारी चीज़ें आपने बताई कि अब तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा है, तो क्या कोई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो, क्योंकि रिलेशन बन जाते हैं ना बाद में, वो याद भी करते होंगे, कॉल भी करते होंगे, या फिर अपने किसी फंक्शन में एज ए गेस्ट बुलाते होंगे कि प्लीज़ तुम आ जाओ, तो ऐसे रिलेशन, ऐसे कनेक्शन बने? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे क्यूट और सबसे सुंदर बात अगर आज तक मुझे किसी ने बोली है तो वो जाने को, मतलब वो जाने देने को ही नहीं तैयार होती। वो बोलते कि नाउ यू आर आवर डॉटर, तुम बेटी हो हमारी, अब हमारे साथ ही रहना। तो अगर आपने इतना प्यार और इतना लाड कमा लिया है ना फैमिली से, तो फिर मतलब इससे ज़्यादा आपको पैसे चाहिए ही नहीं फिर, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद बस काफ़ी है आपके लिए, वो नेम फेम पैसा सब कुछ वो हो जाता है जब एक सेटिस्फैक्ट्री कॉम्प्लीमेंट आपको सामने से मिलता है कि यू डिड अमेजिंग जॉब। मतलब हम हटे ही नहीं पूरे शो में, आपसे नज़रें नहीं हट रही थी। तो कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप इन जनरल आपके आचार विचार और व्यवहार कैसा है लोगों के साथ। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है बीइंग एंकर। ओके। अच्छा, चलिए, बीच में आपने जो पैसे की बात करी उस पर भी आती हूँ। क्या इवेंट एंकरिंग में उतना पैसा है? अगर किसी को बनना है तो आप उनको क्या कहोगे? अरे और वो कैसे चार्ज करते हो? लाइक अगर मैं पारुल से पूछूं तो ये पारुल पे डिपेंड्स करता है टोटली कि पारुल क्या चार्जेस ले रही है, या फिर इसका भी एक पैटर्न है कि ये चल रहा है मार्केट में, आप वही ले सकते हो, या फिर ये पारुल पे डिपेंड करता है? अगर आपका ये सवाल है कि क्या इवेंट एंकरिंग में पैसा है, तो भाई बहुत पैसा है। ओके, मतलब तो जो सोच रहे हैं वो आ जाओ फील्ड में। सच में, मतलब बहुत पैसा है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं कि मुझे मेरा एंकर ऐसा ही चाहिए, वो ऐसी दिखती हो, वो ऐसे बोलती हो, वो हमारी जो डेकोरेशन है उसी के हिसाब से अटायर में आए, उसी के हिसाब से बात करें। हमें बहुत ज़्यादा सुपर एनर्जेटिक नहीं चाहिए, नहीं हमें तो बहुत ज़्यादा फन लविंग चाहिए, नहीं हमें तो बहुत स्वीट और मेलो एंकर चाहिए। सबकी अलग डिमांड है। हाँ, एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं आप अगर ये सारे पहलुओं को समझते हुए और फैमिली की डिमांड्स को समझते हुए इस फील्ड में एंटर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि सुनो सबकी, करो मन की। हाँ जी बजानी है आपको, ये सबसे पहला रूल है। और उसके बाद आपको बड़ी इज्जत सम्मान प्यार से सबकी बातों को समझते हुए आप जो हो वो एलिमेंट छोड़कर जाना है हर एक इवेंट में। तो अगर ऐसा होगा तो पारुल जो मांगेगी वो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। मतलब ये टोटली आप पे ही डिपेंड करता है। हाँ, मतलब आप क्या क्वालिटी सामने वाले को दे रहे हो वो शायद डिसाइड करती है कि आपको कितने सारे पैसे मिलने वाले हैं। यस, तो पैसा तो बहुत है इस फील्ड में। बिल्कुल। ओके। अच्छा पारुल, क्योंकि आपने शुरुआत ही वॉइस ओवर से करी है, फिर आप आरजे बनी है, उसके बाद अब एंकरिंग में इतना एंजॉय कर रहे हैं आप, तो क्या कोई हमारे व्यूअर्स को कुछ एक दो वीडियो करके आप बताएंगे जो लाइक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना, जैसे आपने रील्स भी देखी होंगी, बहुत एंजॉय करते हैं लोग कि यार कैसे इतना परफेक्टली बोल लेता है कोई, तो क्या आप कुछ सुनाएंगे हमें? आप फ़ोन अपना यूज़ कर सकती हैं कुछ भी लाइन्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशंस का ही खेल है सारा। और आप कैसे अपने वॉइस के टेक्सचर को ऊपर नीचे करते हो, अपने वॉइस की पिच को कितना ज़्यादा अलग करके बात कर सकते हो, तो वही एक चीज़ है जो बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है चीज़ों को। जैसे शायद मैं आपसे अलग अलग तरीके से बात कर सकती हूँ। जैसे मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीके से बोला हाय कैसे हैं आप, एक मैं बोल रही हूँ हाय कैसे हैं आप, एक मैं बोल रही हूँ कि हाय कैसे हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग अलग तरीके हैं जहाँ पर आप अपनी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, माहौल और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हो। एक बहुत ही सुंदर पोइट्री है जो मुझे बहुत पसंद है, राहत इंदौरी साहब की। तो अगर मुझे वो कहनी हो, अगर नाइट शो है तो मैं कैसे कहूँगी? मैं ऐसे कहूँगी कि उंगलियाँ ना यूँ सब पर उठाया करो, उंगलियाँ ना यूँ सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले थोड़ा कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंग उड़ाया करो, दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियां चबाया करो, शाम के बाद जब तुम सहर देख लो कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो, अपने सीने में 2 गज ज़मीं बांध कर आसमानों का ज़र्फ आजमाया करो, चांद सूरज कहाँ अपनी मंजिल कहाँ, चांद सूरज कहाँ अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो। Oh my God, बहुत मज़ा आया मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी चीज़ें पढ़ना सुनना और लिखना बेहद पसंद है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा ऐड आ रहा है, आपके पास कैसा काम आ रहा है, उस हिसाब से आप अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अच्छा, क्या पारुल को याद है कि जब पहली बार पारुल ने शुरू किया वॉइस ओवर करना, तो जो पहली पेमेंट थी वो क्या थी? हाँ, बहुत कम होती है। मतलब आजकल तो ऐसा होता है कि लोग 30 सेकंड्स के हिसाब से, 1 मिनट के हिसाब से वॉइस ओवर्स के पैसे लेते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरे पन्ना भर के स्क्रिप्ट पढ़ी थी। Okay. और उसके मुझे शायद सिर्फ 250 रुपये मिले थे।
बहुत समय पहले, कितना समय बहुत पहले? समय पहले, आज से मुझे ऐसा लगता है 4-5 साल पहले। Okay. जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे सिर्फ पूरा पन्ना पढ़ने का सिर्फ 250 रुपीज़ मिले लेकिन थे। वो फीलिंग कैसी थी जब आपको लगा कि मैंने मतलब जो मेरा टैलेंट है उसके थ्रू मैंने कुछ अर्न किया है? मतलब अलग लगता है, अच्छा लगता है। आप बार बार है ना वो वॉइस नोट सबको सुनाते हो, मतलब वो आपके लिए इंटरेस्टिंग और आपको फन लगता है वो चीज़। शायद हो सकता है कि उस वक्त सामने वालों को बहुत बोरिंग लगा हो मेरे एक पेज की कंटेंट को बार बार हो सुनना, सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा। मगर ये एक चीज़ मैं आज भी करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मैं कुछ बहुत सुंदर बोल देती हूँ या किसी शो में कोई बहुत अच्छा लिंक बोल देती हूँ तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ जस्ट बिकॉज मैं मेरी मम्मी को या फिर मेरे फ्रेंड्स को बाद में भेज सकूँ और फिर तारीफ में बटोर सकूँ उनसे। मगर हाँ, ये सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है मुझे कभी कभी, तो मैं ऐसा आज भी करती हूँ। ओके, अच्छा पारुल, जैसे आपने अभी कहा एक चीज़ की सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है, लेकिन आपको लगता है कि ये होना भी चाहिए? अगर मैं मतलब हालांकि आपके फील्ड से बहुत डिफरेंट एक बात कर रही हूँ, बट एज ए विमेन पूछ रही हूँ। जैसे अभी मिसेस एक मूवी आई थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि लड़कियों को खुद से प्यार होना चाहिए? मुझे तो लगता है ये सिखाना शुरू करना चाहिए कि तुम्हें थोड़ा तो खुद से भी ऑब्सेशन होना चाहिए, जितना वो बाकी चीज़ों को लेकर चल रही है, थोड़ा खुद से भी प्यार। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ लड़कियों को नहीं, सिर्फ महिलाओं को नहीं, सिर्फ औरतों को नहीं, सबको खुद से थोड़ा मोहब्बत, खुद थोड़ा सा ऑब्सेशन होना चाहिए। इतना ऑब्सेशन कि आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रख सको, इतना ऑब्सेशन कि आप दिन भर अपने स्किन केयर रूटीन्स फॉलो कर सको, इतना ऑब्सेशन कि आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप सोशली एक्टिव हो, मुस्कुरा रहे हो, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन कि आपके 4 दोस्त आपके साथ बैठकर हर सैटरडे संडे आकर फन कर रहे हो। इतना, ये तो ऑब्सेशन भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक नीड है जिसको आप ऑब्सेशन का नाम दे सकते हो। मगर हाँ, इतना होना चाहिए। लाइफ में सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, और इस सेल्फ लव के चक्कर में मुझे तो बहुत सारा ऑब्सेशन हो जाता है खुद से। ओके, जब मैं खूबसूरत तैयार होती हूँ, जब मैं कुछ ऐसा पहनती हूँ जिसमें मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो मैं बहुत फ्लॉन्ट करती हूँ। पूरे सोशल मीडिया को पता होता है कि मैंने नए कपड़े खरीदे, मैंने क्या पहना है। यस, पूरे सोशल मीडिया को पता होता है कि आज मैंने नया क्या किया है। अगर मैंने गर्मियों के मौसम में बर्फ़ का गोला भी खाया है तो वो मैं सबको बता देती हूँ। ओके, तो मतलब डिपेंड करता है कि आप कोई बुराई भी नहीं है, ऑफ कोर्स आपको खुशी में लीजिए आप जो भी कर रहे हो। यस। ओके, अच्छा पारुल, अगर एक आरजे के तौर पर आप अगर मिसेस मूवी का रिव्यू कर रही होती रेडियो पे, तो आपका क्या पीओवी है उस मूवी को लेकर, क्या ओपिनियन है? मतलब एक तरफा जो साइड में चल रहा है अभी कि सिर्फ फीमेल्स के इमोशंस को और उसके स्ट्रगल को ही लोग समझ रहे हैं, या फिर आरजे पारुल को दूसरा साइड भी बताती है? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आज की नारी, आज की महिला अबला नारी बिल्कुल नहीं है, और आज की लड़कियों को और आज के दौर को देखते हुए, मॉडर्नाइजेशन की तरफ देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि सबके पास अपनी एक आवाज़ है, एक लिमिट, एक सीमा सबने अपने लिए बनाई है, वो क्रॉस होते ही सब अपनी आवाज़ उठाते हैं। और जितनी भी लड़कियां अच्छे फील्ड्स में हैं, अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने सेक्टर्स में काम कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो इतनी सारी चीज़ों में खुद को इंडल्ज करें। उनकी लाइफ शायद थोड़ी सी सॉर्टेड है, और जिनकी नहीं है शायद वो कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं तकलीफ़ें उठा रही हैं। मगर मैं सबसे यही आग्रह और अनुरोध कर रही हूँ गपशप विद ज्योति के शो के माध्यम से, कि अगर ऐसा है भी, जैसे मैं मेरी मम्मा को देखती हूँ, और जैसे मैंने मूवी देखी थी तो सबसे पहले कहा था, मम्मी वॉच दिस, यू विल लाइक इट। अब मुझे पता है वाई शी विल लाइक इट। शी विल लाइक इट क्योंकि अक्सर वो, ये मूवी आई भी नहीं थी उससे पहले, सेम इंसिडेंट्स मेरे साथ शेयर करती हैं कि मैं पूरा दिन भर है ना किचन में खड़ी रहती थी, मगर कोई मुझसे ये नहीं बोलता था कि अच्छा अब तू खा ले। अच्छा, वो अपने पुराने दिन आपके साथ शेयर एग्जैक्टली। और आप 70% ऑफ द हाउस होल्ड मदर्स जो है, जो इससे पहले जनरेशन वाली मॉम्स हैं, आप उनकी बातें सुनोगे ना तो आपको एग्जैक्टली ऐसा लगेगा कि वो मूवी में उतार दिया है। हाँ। यही होता है, और आज कल भी बहुत सारे घरों की सेम सिमिलर ही कहानी है। तो कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं बदलाव, मतलब बदलाव घर से ही शुरू होता है। अच्छा, इसमें आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने भी मेरी मम्मी से बहुत सुना है, लेकिन इसमें दादी का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो कैसे चलाना चाहती है उस घर को। और इवन मुझे तो लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहें तो चीज़ें चेंज कर सकती है, लेकिन क्योंकि दादियों को लगता है कि ये परंपरा है, मैं टूटने नहीं दूंगी, तुझे नीचे ही बैठना है, तुझे घूंघट में ही रहना है, तुझे ऐसे ही काम करना है, तुझे कोई, मतलब ऐसा लगता है कि पूरे टाइम, समटाइम तो ऐसा लगता है कि वो किचन के लिए ही बनी हुई थी, मतलब मम्मियों के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो जो आप मुझे इसमें ऐसा क्या लगता है कहोगे? कि ना, मैं कहीं ना कहीं महिलाओं और लड़कियों की गलतियां इसलिए मानती हूँ क्योंकि उन्होंने बीच का रास्ता चुना ही नहीं है। या तो आपको एकदम ऐसी महिला मिलेगी जो बिल्कुल शांत है, जो अपने हाउस होल्ड कामों में व्यस्त है, जॉब भी कर रही है तो भी घर पे 2 पराठे, हस्बैंड का, सास ससुर का, सबका काम करके जा रही है, आने के बाद भी वो सारा काम कर रही है पहले, और उसके बाद रात में 1 भी बज रही है तो कोई ये नहीं पूछ रहा है कि तेरे पैर में दर्द है, तेरे हाथ में दर्द है। एक कंडीशन है ये, और एक इतनी
एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर सुबह 5 बजे लड़की उठती है, वॉक पे जाती है, जिम पे जाती है, बच्चे को स्केटिंग करवाती है, आती है, तैयार होती है, ऑफिस अटेंड करती है और सबका खाना सॉर्टेड है, सबके टिफिन पैक्ड हैं ऑलरेडी, घर पे मेड आती है, सब चीज़ों का ध्यान रख रही है और उनके आने से पहले घर पूरा सेट होता है, खाना पूरा तैयार होता है। सैटरडे संडेज पार्टीज भी हो रही हैं, सैटरडे संडेज आप अपने लिए मी टाइम भी निकाल रहे हो, तो बीच का रास्ता तो चुना ही नहीं। या तो एकदम एडवांस महिलाएं हैं या फिर एकदम अबला नारी टाइप महिलाएं। सही कह रहे हो। बहुत रेयर ऑफ द रेयर वुमेन ऐसी देखने को मिल रही है जो शायद दोनों चीज़ों में एक सामंजस्य, एक बैलेंस बिठा कर रख रही है। और अगर आप बैलेंस बिठा कर रखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना आपके परिवार में कोई दिक्कत आएगी और ना ही आपकी वर्क प्रोफाइल में। थोड़ा सा हाथ आपके घर वालों को बटाना होगा और थोड़ा सा आप बटाओ, तो शायद मिलके कहीं ना कहीं एक सुंदर गृहस्थी, एक सुंदर लाइफ जैसी आप चाहते हो, जितनी होलसम लाइफ आप चाहते हो बीइंग अ वुमन, वो आपको मिल सकती है। बीच का रास्ता चुनना होगा कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से ये। लेकिन अगर इसमें वैसे तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि टोटली वुमेन्स पे डिपेंड होता है कि वही ये चीज़ करे, लेकिन फिर भी क्या इसमें घर के पुरुषों का थोड़ा भी योगदान हो सकता है कि वो घर के माहौल को चेंज करें? हो सकता है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि हम शुरू से ही फॉर एग्जाम्पल वही जैसे हम देखते आए हैं कि 2 भाई बहन हैं लेकिन एक को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है जस्ट बिकॉज वो बॉय है ना, और एक को बिल्कुल थोड़ा लाइटली लिया जा रहा है क्योंकि वो लड़की है, तो उनका क्या रोल होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति, इट्स ऑल अबाउट अपब्रिंगिंग। मतलब आज अगर मेरा भाई है एक, तो हमें मम्मी ने शुरू से ये सिखाया कि आप जब खाना खाते हो तो आवाज़ मत लगाओ वहाँ बैठे बैठे, मम्मी पानी लाना, मम्मी चपाती लाना, मम्मी नमक लाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उठिए, आप लेकर आइए। मेरे भाई के साथ सेम कि उठ लेकर आ। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर आप बताते हो। आप मम्मी घर से कहीं जा रही हैं तो मम्मी भाई को बोलकर जा रही हैं कि तुझे भी ध्यान रखना है इसका और तुझे भी ध्यान रखना है इसका। किसी एक को नहीं बोल रही, वो दोनों को दोनों को सेम रूल्स बता रही हैं। शुरू से ही मेरी मम्मा ने, मेरे पापा ने कोई डिफरेंस नहीं किया। मतलब सेम लेवल पे डांट उसको भी पड़ रही है, मुझे भी पड़ रही है। सेम लेवल पे प्यार मुझे भी मिल रहा है, उससे भी मिल रहा है। सेम चीज़ 2 आ रही हैं घर पर, तो कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं। शुरू से मम्मी ने बताया उठो, उठाओ, रखो वहाँ पे जाके, ऐसे नहीं करना है और दोनों को नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सेम बात सुनते हो ना, तो आपके मन में खुद ये डर और ये खुद प्यार धीरे धीरे डेवलप हो जाता है कि नहीं भाई, गलत करोगे तो सज़ा मिलनी है, अच्छा करोगे तो प्यार इक्वली दोनों को मिलना है। तो ये शुरू होता है अपने फैमिली से, अपने घर से शुरू होता है। यस, मतलब जब आज भी इतने के बाद भी शायद आप अगर मिसेस मूवी का रिव्यू ही मांग रहे हो तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को रखते हैं ना, वैसे वो अगर अपनी बहुओं को रखने लग जाए, एक्चुअली में बेटी मानने लग जाए ना, तो ये डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है ना, मतलब सीरियसली, मतलब आज जब भी मेरे घर पे मैं देखती हूँ क्लैशेस, तो मुझे बहुत डिफरेंस फील होते हैं कि यार मैं घर की बेटी हूँ तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रिविलेज और प्रायोरिटी दी गई, मगर इनको नहीं दी गई। तो विद टाइम चीज़ें बदल रही हैं और शायद हर परिवार की, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, आप जैसे अपनी बच्ची को लाड़ दुलार रखते हो ना, जैसे पापा की परियां होती हैं लड़कियां, मम्मी का सब कुछ होती हैं लड़कियां, तो वैसे ही जो आ रही है वो भी किसी का कुछ है। लेकिन इसमें पता है पारुल, ऐसा भी तो होता है ना कि अगर पारुल आगे जाएगी तब तो उनके अलग तरह की एक्सपेक्टेशन है कि यार मेरी बेटी को ऐसे रखें, और वो घर भी उस तरह का देखने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन पता चले अपनी बहू के साथ वो बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। वहाँ पे उनको लग रहा है कि हर चीज़ मेरी इज्जत से रिलेटेड हो गई है, तुम ये नहीं करना, तुम वहाँ नहीं जाना, तुम, और जीन्स पे मुझे पता नहीं कौन सी पाबंदी लग गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब जीन्स नहीं पहननी है। मैंने बहुत सारी महिलाओं से सुनी है कि मुझे बोला है कि साड़ी के साथ तुम सलवार सूट पहन सकती हो बट जीन्स पहनने के लिए मना किया। मैंने कहा क्यों? आपने बहुत अच्छी बात बोल दी। मतलब इन सारी बातों क्या के बीच हो गया है जीन्स पहनने से? मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक टैबू ही बन गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। घर की इज्जत की बात कर रहे हो, आपकी बहू आती है तो घर की इज्जत। अब जब घर की इज्जत ही होती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने बहू को दे दी है, तो फिर सब कुछ दो। तो जब इज्जत उनसे है तो फिर सब कुछ दो, कर दो अपने प्रॉपर्टी के नाम सारे, जैसे तुमने बेटा दे दिया है, प्रॉपर्टी दे दो, वही देखेगी ना फिर घर में कि क्या होना है और क्या नहीं। तो अगर इतना ही इज्जत 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 बहू से है तो फिर सब कुछ बहू का है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मान सम्मान बनाने के लिए सिर्फ बहू का हाथ नहीं होता, पूरे परिवार का हाथ होता है। और मान सम्मान आप बाहर तब क्रिएट कर पाओगे जब आप, मतलब मैंने कई बार देखा है कि घर में तो लोग बड़े प्यार दुलार से रहते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर 4 के सामने रौब, 4 के सामने चिल्लाना, 4 के सामने बदतमीजी, क्यों?
क्यों? मतलब अनजान लोगों के सामने आप अपनों के साथ ऐसे मत करो। आप अनजान लोगों से कितना खुश खुश होकर बात करते हो, लेकिन अपने लोगों के साथ एक अलग ही ट्रीटमेंट क्यों चल रहा है? तो ये नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं, जो मैं नोटिस करती हूँ आजकल। वैसे तो आजकल की लेकिन ऐसा लड़कियां नहीं बहुत होता है, सुनती हैं। पारुल। हाँ, ऐसा होता है, मगर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, लड़के समझदार हो रहे हैं, लड़के से अब जेंटलमैन में कन्वर्ट हो रहे हैं। सबसे सुंदर और सही अच्छी कह बात रहे ये हो। है। हाँ। तो जिसके घर में जेंटलमैन्स हैं, वहाँ पे शायद ये परेशानियाँ कम हैं। वहाँ की वुमेन अपने आप जेंटल हो जाती हो है, जाती है। जहाँ पर जेंटलमैन होता है। तो कोई अगर मुझे प्यार से सिर्फ ये भी कहता है ना कि तुमने खाना खाया, तुम ठीक हो, उसके बाद मैं पूरा घर का काम कर दूंगी, पर उससे ये नहीं कहूँगी कि यार ब्रो हेल्प मी। मतलब मेरे लिए सिर्फ काफ़ी है तेरे दो प्यार भरे स्वीट जेस्चर भरे वर्ड्स, इनफ फॉर मी। वो थोड़ा अप्रिशिएट कर दो, तब थोड़ी सी केयरिंग जो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है वो कर दो तो काफ़ी है। बाकी हम सब खुद ही निपटा लेंगे, हम बाहर भी कर लेंगे, हम घर भी कर लेंगे, तुम बस थोड़ा सा प्यार से बोल के तो देखो। मतलब एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि एवरी सास एंड ससुर नीड्स अ पार्वती, बट एंड अप गेटिंग पू। तो मतलब क्यों, मतलब इतना डिफ्रेंसिएशन क्यों यार? सब मस्त रह सकते हो, सब खुश पर रह पता है सकते कुछ हो। लड़कों का भी ये होता है कि क्योंकि वो अपने माँ के राजा बेटा होते हैं ना, तो होता ये है कि उनको इतना प्यार से पाला गया कि अब हर चीज़ में उनको जब वाइफ आ जाती है तो ऐसा लगता है ये भी मेरे को सब कुछ वैसे ही देगी। ये एक्सपेक्टेशन मैंने देखी है, मेरे हस्बैंड में शुरू में था ऐसा, अब चेंज हो गया है। बट ऐसा सच में होता है कि उनको लगता है कि मुझे बेड पे ही ब्रेकफास्ट मिलने वाला है, मुझे टॉवल, मेरे कपड़े सारे वैसे ही मिलने वाले हैं, मैं कुछ आवाज़ लगाऊं, एक आवाज़ पे मेरे लिए ऐसे एकदम से कोई पानी लेकर आ जाएगा। तो वो सच में जिन मम्मियों ने ये नहीं किया होता है उनको, वाइफ को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसा नहीं होता है, तुम खुद भी ले सकते हो। तो ये एक बड़ा हैडल मुझे है। ऐसा लगता है कि यही तो प्रॉब्लम पर है। बहुत प्यार में ये मम्मियाँ कर देती है, मम्मियों का इंटेंशन नहीं है मुझे लगता है। जैसे मेरी मदर इन लॉ का मैं बताऊं तो वो बोलती है कि मेरे को ये नहीं पता था आगे जाके ये हो जाएगा, बट वो हो गया। देखो, माँ तो दुनिया की कोई सी भी हो, अपने बच्चे को वो पैम्पर करेगी, प्यार करेगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बहुत केयर दिखाएगी। मगर जो सामने वाला बच्चा आ रहा है वो ऑलरेडी अपनी माँ की बहुत पैम्पर केयर सब कुछ लेकर आ रहा है। सडनली अगर आप सब कुछ छूमंतर कर दोगे तो शायद वो नहीं है पॉसिबल। और दो पार्टनर्स के लिए सबसे सुखी और सबसे प्यारी बात यही है कि प्यार से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को अहमियत देती हूँ मैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर मेरे से प्यार की डेफिनेशन पूछी भी जाए तो मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कहूँगी कि अगर सामने वाला मुझे समझ पा रहा है और मैं सामने वाले को समझ पा रही हूँ, हमें एक दूसरे का व्यक्तित्व अच्छा लगता है, तो सब फिर कुछ अच्छा है। ठीक है, फिर सब अच्छा लगेगा हमें, फिर शायद प्यार भी हो जाएगा हमें विद टाइम। मगर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, झुकाव बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की परेशानी में झुकना और एडजस्ट करना सबसे बड़े रूल है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स का। कभी तुम झुक जाओ, कभी वो झुक जाए, कभी तुम सॉरी बोल दो, कभी वो बोल दे। तो वाकई पारुल बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ों पे बात करी, इवन जो चीज़ें हमारे आसपास चल रही है हमने उस पर भी बात करी, आरजे, एंकरिंग और बहुत सारी चीज़ों पे आपने बात करी। एंड में कुछ कहना चाहेंगी जाने से पहले मुझे आपसे पूछना, हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम बींदड़ी टू बीवी? ओके, मुश्किल था, शायद इतना डिटेल से नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं राजपूतों के घर की बहू हूँ, है ना। तो पता नहीं क्यों पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है एक सास को अपनी बहू से कि जैसे आपने देखा होगा कि राजपूतों में क्या है, कल्चर जो है हमारा वो बहुत ऐसे है घूंघट। हालांकि उसके पीछे का अगर लॉजिक ढूंढने जाओगे तो वो लॉजिक बहुत अलग है कि वो कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। लेकिन हाँ, अब सबको लगता है कि जेठ से, ससुर जी से आप घूंघट करके ही बात करो तो बेटर है। बट मुझे ऐसा लगता है, जैसे आप बोल रहे थे अभी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्यार से मेरे ससुर जी की केयर कर रही हूँ, मेरे फादर की तरह, वो ज़्यादा मैटर करता है बजाय इसके कि मैं घूंघट करके, वो बीमार हैं, वो परेशान है और मेरी मदर लोग घर पर नहीं और उनकी तरफ देखूँ भी नहीं क्योंकि वो मेरे ससुर हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने वही किया। बहुत मुश्किल हुई उन्हें समझाने में और मैं कहूँगी सिखाने में, क्योंकि उनके घर में बेटी नहीं रही। और मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ सिर्फ लड़के होते हैं वहाँ बड़ी मुश्किल आती है बहुओं को ये बताने में कि नहीं, बहुएं भी बेटियाँ हो सकती हैं और वो ऐसे रहती हैं। और इवन कपड़े, कि वो ऐसे कपड़े पहनती हैं, वो बाहर भी जाती हैं, वो मम्मियों को आपको लेके जा सकती है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन धीरे धीरे सही सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो तैयार थे बदलने के लिए। लवली। तो मैं बदल पाई। सबसे सुंदर बात ये है कि वो वरना चेंज के लिए रेडी थे। थे वरना पारुल कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं हम इस लाइन को
नहीं पार करना चाहते। हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, उनमें वो नहीं था। और पता है इसलिए मैं ना बड़ा कहती हूँ हमारे राजपूतों में, जब भी कोई ऐसा बोलता है कि हमारी बीवी तो छोड़ के चली गई, वो अलग रह रही है, तो मैं कहती हूँ वो तुमने ऐसा माहौल बनाया होगा ना, तुम साथ में ऐसे रखो कि वो तुम्हें लेकर ही जाए जहाँ जाए, वो तुम्हें छोड़ के जाए ही नहीं। तुम्हें क्यों रिस्ट्रिक्शन क्यों लगानी है, ये मत करो वो मत करो, ये मत पहनो वो मत पहनो, मत करो ना, एक बार करके देखो, वो रहेगी मज़े से कि भैया मेरी सासू माँ मेरी मम्मा है, मेरी हेल्प कराती है, मैं भी फील कर रही हूँ उनके लिए, वो मेरा ध्यान रखती है। अब वो बीमार है, तुम नहीं पूछ रही हो, तुम बीमार हो वो नहीं पूछ रही हो, तो उसको तो लगेगा ना कि मेरी मम्मा के घर के आसपास, मेरे भाई के घर के आसपास कहीं घर लेके रह लूँ। मतलब ऐसा होता है, एंड ऑफ द डे यही होता है। तो मेरी जर्नी तो ऐसे थी कि मैं आपकी बात सुन के मुझे एक मीम याद आ गया कि जैसे तैसे अपनी कलेशी जुबान को तो चुप कर लूंगी, मगर एक्सप्रेशंस का क्या करूंगी। एग्जैक्टली। और घूंघट तो दिखते भी नहीं है। हाँ यार, राजपूतों के लिए कितनी बड़ी फायदे वाली बात। हाँ, ऐसी बात नहीं है, घूंघट फ़ायदेमंद भी बहुत है। जब आप कहीं जाओ पब्लिक प्लेस में, शादियों में, तो बड़ा काम आता है। तुम्हें कोई नहीं भी जम रहा है, उसने कुछ बोला तो ऐसे करके चार बुराई आपने घूंघट में ही कर लो भैया जो करना है। तो आके बहुत मज़ा आया। और पारुल थैंक यू सो मच आने के लिए, मुझे सच में बहुत मज़ा आया। पहली बार किसी से मेरी एनर्जी इतनी मैच कर रही है। वरना मुझे हमेशा ये होता है कि जो कैमरामैन होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि आवाज़ धीरे धीरे। सो थैंक यू सो मच आने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे एंड में, आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच ज्योति फॉर हैविंग मी हेयर। इट वाज अ लवली टॉक। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी पॉडकास्ट में आई हूँ या किसी शो में आई हूँ। इट इज़ लाइक अ लवली 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 टॉकिंग विद यू हेयर। बहुत मज़ा आया। और बस मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आते रहें ज्योति से मिलने के लिए, बिकॉज ये सिर्फ शो नहीं है, ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, ये एक सुकून भरा टाइम है जहाँ पर आप अपनी मन की बहुत सारी बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मुझे मज़ा आ गया पारुल की तरफ से सुन के। थैंक यू सो मच। और चलिए मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ, बहुत सारी अच्छी खट्टी मीठी बातों के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को ही दीजिए इजाज़त।